देखो ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन होता है कि आपने जो अमीटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस रखना है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बाइस रखना है। तो अब दो बैटरियां लगा दी हैं तो क्या दो बैटरियां जो हैं उनकी वजह से वो फॉरवर्ड बाइस तो रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब रिवर्स बायस होता है या फॉरवर्ड बायस होता है तो दोनों साइडों पर जो बैटरीज होती हैं उनका वोल्टेज एक होता है। मसलन अगर आपने रिवर्स बायस के अंदर 2 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है ना, तो फिर फॉरवर्ड बायस के अंदर भी आपने 2 वोल्ट की बैटरी। अब जब 2 बैटरियां लग गई हैं हो तो जाएगा फॉरवर्ड बायस, लेकिन वो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर का वो ख़राब हो जाएगा। मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ट्रांजिस्टर ही बर्न हो जाए, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो और वो ट्रांजिस्टर ही बर्न हो जाए। तो ये वजह, ठीक है, इस वजह से वो 2 बैटरियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो उस सर्किट के नॉर्मल ऑपरेशन को ख़राब कर रही हैं। ठीक होगी बात? समझ आई ये बात? आप ये वजह, इसलिए वो सर्किट पे गलत हो जाएगा। अच्छा जी, हम जो है कल शायद इरिवर्सिबल प्रोसेस पे हम पहुंचे थे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने कल, जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस को भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, और इरिवर्सिबल की भी शायद मैंने कल डेफिनेशन लिखी थी कि ऐसा प्रोसेस कि जिसको हम रीट्रेस नहीं कर सकते उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और एक्चुअली हमारी यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक्चुअली जो रियलिटी है वो यही है कि वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी जो प्रोसेसेस अक्कर कर रहे होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि आप उनको वापस जो रीट्रेस है, यानी कि अगर कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में गया है तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते हुए वो एनर्जी का लॉस करेगा। वो एनर्जी का लॉस किस वजह से हो सकता है? फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, विस्कोसिटी की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है। ये सारी बातें कल मैंने जो है इनको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस के जो यानी कि जिसको आप रीट्रेस नहीं कर सकते, उसको ये डेफिनेशन मैं कल लिखवा दी थी ना, मैंने ये कितना लिखवाया था दिखाना था ना, सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है। अच्छा, तो अब तमाम चेंजेस जो हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये तमाम चेंजेस जो हैं ये सडनली अकर करती हैं। देखो, जब आपने रिवर्सिबल प्रोसेस का कहा था ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आपने ये कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्लोली प्रोसेस अकर करता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये स्लोली अकर नहीं करता, ये रैपिडली। अब क्वेश्चन पैदा होता है वाई, क्यों? तो आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न बन सकती है? व्हाट डू यू थिंक कि क्यों रैपिड होता है और वो क्यों जो है वो आहिस्ता होता है? इसकी क्या रीज़न हो सकती है फिज़िकली अगर हम सोचें इसको? हाँ, ठीक है, चलो ये लेकिन बात जो है ये थर्मोडायनामिक के हवाले से नहीं है, ठीक है आपकी बात, ठीक है। और कोई तुम अभी और कोई ठीक कह रहा है ये कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस जो होती हैं वो सडनली अकर करती हैं, ठीक है। और वो चेंजेस जो एनवायरनमेंट के अंदर सडनली अकर करती हैं उनको रिवर्स करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको वापस जो है लेके आएँ। तो देखिए, एक बात याद रखें आप कि जिस भी चीज़ को आपने रिवर्स करना है उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम दरकार होगा, ठीक है। एक चीज़ इनिशियल से फाइनल में गई है, फिर फाइनल से उसको इनिशियल में लाए। अब ऑब्वियसली जब वो इनिशियल से फाइनल के अंदर गई है
तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी तो डेसिपेट हुई है, बेशक आप उसको ये कह दें कि वो हमने दोबारा उसको इनिशियल स्टेट में ले आए हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस जाना और वापस आना, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, विद एवोल्यूशन ऑफ टाइम इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन एक वो चीज़ कि जिसने रिवर्स होना ही नहीं है, एक वो चीज़ कि जिसने रिवर्स होना ही नहीं है, तो उसको वो तो रैपिड ही होगा ना, उसको तो टाइम जो है उसको तो वापस आपने लाना ही नहीं है, वो तो एक दफ़ा हो गई बस, वो तो जो चेंज आनी थी वो चेंज आ गई है, को पल्ले बात पड़ रही है, लॉजिक के साथ मैच कर रही है। एक होती है ह्यूमन लॉजिक, ठीक है। आपको फिज़िकल फेनोमेना तब भी समझ आते हैं जब आपकी ह्यूमन लॉजिक के साथ वो मैच करें, इसीलिए हम जो है वो फिज़िकल लॉ से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी वो फिज़िकल लॉज हैं वो हमारी ह्यूमन लॉजिक के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो भाई ये गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है, उसने ब्रेक लगाई, टायर और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन पैदा हुई, वहाँ पर हीट डेसिपेट होगी। अब ये तो प्रोसेस सडनली अकर करना है ना, अब वो आप किस तरह हीट वापस लेके आएंगे उसको। अगर सपोज करें कि आप कहें जी मैंने वो हीट वापस लेके आनी है, जितनी डेसिपेट हुई थी मैंने उतनी वापस करनी है, तो आप उसके लिए कितने जतन करने पड़ेंगे आपको, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो रेट पे अकर करता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो फास्ट रेट के ऊपर जो है वो अकर करता है, ठीक है। तो इन irreversible process, all changes occurs suddenly, जितनी चेंजेस अकर करती हैं वो सडनली अकर करती हैं इसके अंदर, ठीक है, एकदम जो है ये प्रोसेस हो जाता है। और इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इन दिस प्रोसेस फ्रिक्शन, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्शन, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, और एंड थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और रेडिएशन, are all irreversible processes। यानी कि वो तमाम प्रोसेसेस, ऐसे तमाम प्रोसेसेस जिनके अंदर फ्रिक्शन हो, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो, या कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन हो, ये सारे प्रोसेस जो हैं क्या हैं? इरिवर्सिबल। ये जानते हो ये जो तीन चीज़ें हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, व्हाट इज़ दिस? दे आर थ्री मेथड्स, ये मेरा ख्याल है 7वीं की जमात में भी होते हैं, ठीक है। दे आर थ्री मेथड्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये तीन मेथड हैं जिनके ज़रिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिनके ज़रिए हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस भी जो हैं जिनमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं।
तो अब मैं अब इनको तो नहीं यहाँ पे बताऊँगा कि कंडक्शन क्या होती है, मैं ये जूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता है। नहीं पता तो इसको जाके 7वीं की किताब खोल के देख लें या नेट के ऊपर इसको सर्च कर लें कि व्हाट आर दीज थिंग्स, कि कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन में, कन्वेक्शन में और रेडिएशन के अंदर। लेकिन है ये क्या है, ये तीनों मेथड्स हैं, इससे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र होती है। और ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं ये क्या हैं, दीज आर इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये तीनों इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। अच्छा, अब आप आएँ कि हम इसकी कोई एग्जाम्पल्स, वैसे तो आपको डेली लाइफ के अंदर ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो हैं ऑलमोस्ट जितने प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारे ही इर्रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स जो है उनको डिस्कस करके देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो एक्सप्लोजन ऑफ बम है, बम फटता है किसी जगह पे, तो वो बम जो है वो अपने टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है, और जब वो अपने टुकड़ों के अंदर बिखरता है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकलती है बम के अंदर से, टुकड़े निकलते हैं। अगर एटम बम हो तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, ठीक है। आम सादा बम हो तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से फटता है। अब उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, फट गया, बिखर गया। अब क्या दोबारा वो बम बना सकते हैं? क्या हम कह रही हैं हम इसके टुकड़े जोड़ते हैं और दोबारा इसको बनाते हैं, इसके टुकड़ों को जोड़ के? नहीं बनेगा, फट गया। वो तो नया ही आपको बनाना पड़ेगा। वो जो फट गया है उसको दोबारा आप उसी हालत में वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक एग्जांपल होगी इसकी, ठीक है। द एक्सप्लोजन of a bomb is an example of irreversible process. ठीक है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जितने प्रोसेस कायनात के अंदर हो रहे हैं दे आर ऑल इर्रिवर्सिबल, ठीक है। ऑल द प्रोसेसेस occurring in universe are irreversible. ये जितने अकर कर रहे हैं ये सारे के सारे इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। अब इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस की वजह से हमारी कायनात जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है। देखो अभी कायनात में टेम्परेचर का डिफरेंस है, और आपको पता है कि आप हीट एनर्जी को किस वक्त यूटिलाइज कर सकते हैं, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएं, अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे आ जाएं तो क्या हीट ट्रांसफ़र हो सकेगी? दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ हीट डेथ, ठीक है। यानी कि आपको जो इर्रिवर्सिबिलिटी है, कि जितने आप हमने इर्रिवर्सिबिलिटी को बढ़ा दिया। आप कैसे बढ़ा दिया कि हम एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी को ज़ाया भी कर रहे हैं, और उस बहुत ज़्यादा एनर्जी के ज़ाया होने की वजह से जो यूनिवर्स है, जो आपकी कायनात है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है।
ठीक है, यानी कि सेम टेम्परेचर उस तरफ बढ़ रही है कि तमाम चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत सारी इसके ऊपर फिक्शन मूवीज़ बनी हुई हैं जिनके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, क्यों गिर जाएगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टेम्परेचर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ जो है वो जम जाएगी। उस वक्त क्या कि जो ह्यूमैनिटी है वो उसके लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, वो कुछ लोग ज़िंदा बच जाएंगे जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर वो गुजारेगा। व्हाट इज़ दिस इज़ हीट डेथ, कि चीज़ें हम इतनी ज़्यादा एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम ज़ाया कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो है वो हमारी कायनात की तबाही का सबब बन रही है। अब आप देखें ना, वेदर के अंदर बहुत चेंजेस आ गई हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वो इसी वजह से ग्लोबल आपकी कायनात का जो टेम्परेचर है इसका यूनिवर्स का या अर्थ का, आप कह लें अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से कभी तूफ़ान आते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सैलाब आते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा प्रोसेस इर्रिवर्सिबिलिटी का है। आप इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो हीट डेथ की तरफ जा रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। हीट डेथ का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम, तमाम ऑब्जेक्ट्स का सेम थर्मल इक्विलिब्रियम यही होता है ना, सेम टेम्परेचर। तो जब सेम टेम्परेचर है तो फिर आप हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ड्यू टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से आवर यूनिवर्स इज गोइंग टूवर्ड्स थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमारी यूनिवर्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसकी तरफ जा रही है, यानी कि जहाँ पर हीट डेथ हो जाएगी। तो जब आपको थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, व्हेन द थर्मल equilibrium is achieved, all the objects come to same temperature। सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और इस सिचुएशन में in this case it is very difficult to utilize the energy because there is no way for the heat to transfer from one object to another। ठीक है, in this situation it is very difficult to use the energy as all objects have same temperature। क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो जब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो क्या आप यूज़फुल वर्क डन कर पाएंगे? यूज़फुल वर्क डन तो तब भी होता है जब आप हार्ड टेम्परेचर वाइज से हीट लें
और उसको यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करें। तो जब आपके पास कोई टेम्परेचर रिजर्वायर ही नहीं रहा है, हॉट और लो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो फिर कहाँ से लेंगे हीट, कहाँ से एनर्जी लेंगे और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम हीट डेथ का भी कहते हैं। अभी ये हीट डेथ मैं आगे भी बताऊंगा, इसको हम रिलेट करेंगे एंट्रोपी के साथ, ठीक है, कि थर्मल इक्विलिब्रियम का एंट्रोपी के साथ क्या ताल्लुक होता है, लेकिन वो भी आगे जाके उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करें। अब नेक्स्ट जो है ये तो वो आपको कुछ समझ आ गई कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करना है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंजन, ठीक है। यानी कि अभी ये जितनी हमने स्टडी की है, अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर हम आ रहे हैं। हीट इंजन जो क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन है। हीट इंजन तो हीट इंजन जो है ये एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy। ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हमने समझनी है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, डिवाइस है। अब समझना है कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे ये वर्क करता है, और उसके बाद एक हम हीट इंजन स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। वो जो कार्नोट हीट इंजन है दैट इज़ अ आइडियल हीट इंजन। यानी कि सादी कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कहा जी जो मैंने हीट इंजन थ्योरेटिकली दिया है ना, इससे ज़्यादा और एफिशिएंट कोई हीट इंजन नहीं हो सकता। तो उसको भी हम करेंगे, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि आगे जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो जो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन निकलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, जिसको हम कहते हैं HTR, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो जैसे गैस, और तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर, जिसको हम कहते हैं LTR। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या क्या?
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर किसको कहते हैं? ज़ख़ीरा, हीट का ज़ख़ीरा, जहाँ से वो हीट लेगा। वो हीट लेने के बाद गैस को प्रोवाइड करेगा, जो वर्किंग सब्सटेंस है। गैस क्या करेगी? यूज़फुल वर्क डन करेगी, जो भी आपको चाहिए। ज़ाहिर बात है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क करेगी, ठीक है। और बकिया हीट जो बच जाएगी, अब ज़ाहिर बात है हीट ने डेसिपेट भी होना है इसका। हमने अभी तक ऐसा इंजन नहीं देखा जिसके अंदर से धुआं ना निकलता हो। देखा आपने चिंगची वो जो होता है आजकल एक रिक्शे आए हुए हैं ऑटो, वो कहते हैं जिनमें से धुआं नहीं निकलता, लेकिन उनमें से भी निकल रहा होता है, थोड़ा सा निकलता है। आज तक ऐसा इंजन नहीं बना, ठीक है। ऐसा इंजन बन जाए तो फिर तो दुनिया के अंदर पोल्यूशन ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। धुएँ ने तो निकलना है। यानी कि इंजन की वर्किंग की बेस इस प्रिंसिपल पर करती है कि उसने हीट लेनी है और हीट रिजेक्ट भी करनी है। कोई इंजन वर्क कर ही नहीं सकता उस वक़्त तक जब कि वो इन कंडीशंस को पूरा ना करे। यानी कि हीट लेगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेगा और बकिया को रिजेक्ट करेगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। उसकी वजह यह है कि आपका जो कायनात है, ये जो आपकी अर्थ है, इसमें अभी तमाम ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर नहीं है, इसलिए आपको दो रेजरवायर्स अवेलेबल है। इन दो रेजरवायर के यानी कि हार्ट भी अवेलेबल है और लो भी अवेलेबल है। तो उसी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं? एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगर आप सपोज करें कि मैं इनमें से ये वाला रेजरवायर ख़त्म कर दूँ तो फिर हीट कहाँ रिजेक्ट होगी? उसके बाद आपका जो इंजन है, आप कहेंगे जी हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर को ख़त्म कर दिया, हमारा इंजन सबसे बेहतरीन इंजन है। वो जितनी हीट ले रहा सारी जो है वो वर्किंग सब्सटेंस को देख के जितनी हीट ले रहा था सारी वर्क डन में इस्तेमाल। वाह क्या इंजन बन गया, ठीक है जी, बेस्ट इंजन बन गया, कोई नो डेसिपेशन ऑफ हीट, आइडियल सिचुएशन है। बट इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। अभी वो मैं करूँगा एक फार्मूला ड्राइव करूँगा, उसके अंदर हम रख के भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इंजन हमेशा कैसे काम करता है कि ये क्या करता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है HTR से, ठीक है। द इंजन अब्जॉर्ब्ड Q1 amount of heat from HTR, some part of this heat is converted into useful work done, and the remaining part is rejected to LTR. Remaining part ऑफ इधर कर लें ऑफ हीट Q2, इसके अंदर ये एंटर कर लें, ठीक है जी। ये इसकी होगी वर्किंग, इस तरह वर्क करता है। उसके बाद अब रह गया पीछे हर हीट इंजन जो होता है उसकी कुछ एफिशिएंसी भी होती है। भाई कितना एफिशिएंट है, हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 0। लेकिन जो हीट इंजन होता है उसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है, हमारी तरह का नहीं होता, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी जो है वो आपने कैलकुलेट, हमने ये देखना होता है कि इंजन मसलन आप पेट्रोल इंजन को यूज़ करते हैं,
आप डीजल इंजन को यूज़ करते हैं, आप गैस इंजन को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन होता है। भाई पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी उन्होंने निकाली हुई है ज़्यादा, कि मुझे जो फार्मूला अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने लगा हूँ इसी से निकाली है, ठीक है। उसके मुकाबले में डीजल की नहीं अच्छी, और गैस की तो बिल्कुल ही, वो तो जो गैस वाला इंजन होता है वो तो बहुत जल्द जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी गैस अच्छा फ्यूल नहीं है। पेट्रोल जो है वो सबसे अच्छा ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल है, जो कि पेट्रोल क्या है? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। डीजल क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। गैस क्या होगी? वर्किंग सब्सटेंस। तो अगर वर्किंग सब्सटेंस जो है वो अच्छा फ्यूल है तो फिर वो आपके इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब हमने देखनी है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा, आपने कहा कि जी Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस के दरमियान जो यूज़फुल वर्क है वो कितना होता है? W। Q1 ली, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो एफिशिएंसी ईटा जो है दैट इज़ इक्वल टू W ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अच्छा, मैं अब इतना एक इसको ज़रा इसकी एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाता हूँ इसकी हीट इंजन की। ये देखें आप, ये हमारे पास HTR है, यहाँ से इंजन लेगा Q1 अमाउंट ऑफ हीट, उसका कुछ पार्ट W वर्क डन में होगा, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस पड़ा हुआ है, और बकिया LTR Q2 LTR को रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है? ये वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है जी, समझ आ गई? दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम, इसको कहते हैं डायग्राम ऑफ। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमारे पास एफिशिएंसी है, तो इसके अंदर W के अंदर मैं ये वैल्यू रखूँ Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है हीट इंजन की। दिस इज द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है किसकी? हीट इंजन की। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं ये काम करूं कि Q2 को 0 कर दूं, तो एफिशिएंसी मेरे पास 1 माइनस 0 100%। और कौन सा बंदा ये वाला हीट इंजन बनाएगा? कोशिश करो ना, दुनिया लगी हुई है इसको बनाने की कोशिश। ये नहीं है कि नहीं लगी, वो लोग ऐसे हमारी तरह नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, वो लगे हुए हैं इसको बनाने, ठीक है। लेकिन अभी तक ये वाला हीट इंजन पॉसिबल नहीं कि जिसकी एफिशिएंसी क्या किया गया Q2 LTR को 0 कर दिया,
भाई LTR 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट करनी है ना, तब भी चलेगा। LTR 0 होने का मतलब यह है कि आप जितनी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी यूज़फुल वर्क डन करने में इस्तेमाल हो रही है। तो एक्सीलेंट, आइडियल, यानी कि आपकी कोई हीट का लॉस ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा इंजन बन जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत कम हो जाए। ठीक है, जो भी आप फ्यूल यूज़ करेंगे उसकी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये एफिशिएंसी 100% का क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो सारी यूज़फुल वर्क करने में इस्तेमाल हो रही है। ऑल द अमाउंट ऑफ हीट गिवन is used to do useful work done। वो कुछ अर्सा पहले एक बंदे ने पानी का इंजन बना लिया था, शायद आपको याद हो, याद है? उसने कहा था इंजन पानी से चलेगा। कहा लो जी मसला ही हल हो गया, अब तो इंजन पानी के साथ चलेगा तो फिर तो पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं, डीजल की कोई ज़रूरत नहीं। उसने यानी कि उस बंदे ने, पता नहीं उसको मीडिया ने भी बड़ा उसको चढ़ाया, उस बंदे ने पूरी थर्मोडायनामिक्स गलत कर दी थी। देखो ना, अगर पानी से इंजन चलना शुरू हो जाए तो फिर तो सारी थर्मोडायनामिक्स ही गलत हो जाएगी।